हर महीने ना पहली तारीख को जब मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश होता है, सैलरी क्रेडिटेड, तो एक अजीब सी खुशी होती है। मैं हूं पोखराज और मैं हूं गुंजन। और वेल्थ एफएम की आज की इस विशेष चर्चा में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। मैसेज देखकर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन महीने की 10 या 12 तारीख आते आते ना ऐसा लगता है जैसे उस पैसे को पंख लग गए हों। हाँ, एकदम सही बात है। मतलब हर मध्यम वर्गीय परिवार के ड्राइंग रूम में या डाइनिंग टेबल पर अक्सर एक ही सवाल गूंजता है कि इस सीमित आय में आज के खर्चे पूरे करें या भविष्य के लिए कुछ बचाएं। ये एक ऐसा द्वंद है जो कागज पर तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ना ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। हाँ, मतलब ये एकदम सटीक चित्रण है। ये चिंता सिर्फ किसी एक घर की नहीं है, बल्कि लगभग हर उस व्यक्ति की है जो महीने के 30 दिन काम करके एक बंधी बंधाई रकम घर लाता है। बिल्कुल। और आज की इस विशेष चर्चा का जो मिशन है ना, वो बिल्कुल यही है। मतलब आज हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे। हम स्पष्ट रूप से डिकोड करेंगे कि 40 से 50 हजार रुपए महीने की सैलरी में अमीर बनने का वास्तविक रोड मैप क्या है। राइट। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसिव इनकम का जो सपना सब देखते हैं, उसका असली मैकेनिज्म यानी उसके पीछे का विज्ञान असल में क्या है। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं ना, उन्हें इसके लिए अपना कोई काम रोकने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली। श्रोता जिम में वर्कआउट करते हुए, ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए या रोजमर्रा के घरेलू काम करते करते भी इस चर्चा को बहुत आराम से सुन सकते हैं और अपनी वेल्थ नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वेल्थ एफएम का मूल मंत्र बहुत स्पष्ट है। वेल्थ एफएम, सुनिए, सीखिए, समृद्ध बनिए। एकदम सही। तो चलिए इस वित्तीय भूल भुलैया को सुलझाते हैं। देखिए, अमीर बनने की दिशा में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है ना, वो ये बिल्कुल नहीं है कि पैसे को शेयर बाजार में लगाया जाए या रियल एस्टेट में। अच्छा। हाँ, मतलब निवेश तो बहुत बाद की बात है। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि आमतौर पर जब भी हम वेल्थ क्रिएशन की बात सुनते हैं तो हर कोई सीधे टिप्स और ट्रिक्स की तलाश में रहता है। लोग सीधा पूछते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। हाँ, कि कौन सा शेयर खरीदें या कौन सा म्यूचुअल फंड चुनें। तो अगर निवेश पहला कदम नहीं है तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि पैसे को बांटा कैसे जाए। मतलब? पैसे का प्रबंधन ही असली नींव है। और इसे समझने के लिए पे योरसेल्फ फर्स्ट यानी पहले खुद को भुगतान करें के सिद्धांत को समझना होगा। पहले खुद को भुगतान करें मतलब? देखिए, जो लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं ना, उनकी एक आदत बहुत आम होती है। वे महीने भर खर्च करते हैं और सोचते हैं कि जो पैसा आखिर में बचे ना, उससे हम बचा लेंगे। हाँ, और आखिरी में कुछ बचता ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि पार्किंसंस लॉ के अनुसार इंसान के खर्चे उसकी आय के हिसाब से अपने आप बढ़ जाते हैं। इसलिए स्मार्ट लोग वो नहीं हैं जो बचे हुए पैसे को बचाते हैं, बल्कि वो हैं जो महीने की शुरुआत में ही अपनी बचत अलग कर लेते हैं और जो बचता है उसी में अपना खर्च चलाते हैं। अगर मैं यहाँ एक एनालॉजी दूं तो लोग अक्सर कहते हैं कि बचत करना एक तरह से हवाई जहाज के ऑक्सीजन मास्क जैसा है, कि पहले अपना पहनो फिर दूसरों की मदद करो। हाँ, ये काफी पॉपुलर उदाहरण है। लेकिन मुझे लगता है कि ये उदाहरण थोड़ा पुराना हो चुका है। मेरी नजर में बचत करना ना दरअसल किसी डैम या बांध के दरवाजे बनाने जैसा है। वो कैसे? देखिए, सैलरी नदी के पानी की तरह आती है। अगर शुरुआत में ही अपनी बचत का डैम नहीं बनाया ना, तो पानी खर्चों के रास्ते बह जाएगा और महीने के अंत में सिर्फ सूखा मिलेगा। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक और प्रभावशाली उदाहरण है। मतलब डैम में रोका गया पानी ही तो भविष्य में बिजली बनाता है ना। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे वास्तविक आंकड़ों और गोल्डन फॉर्मूला के जरिए समझें, मान लीजिए किसी व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपए है, तो इस आय का आदर्श वितरण क्या होना चाहिए? हाँ, ये नंबर समझना जरूरी है। वित्तीय विज्ञान कहता है कि आय का 60% यानी करीब 30,000 रुपए घर खर्च या एक्सपेंसेस के लिए रखे जाने चाहिए। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा सा रुककर एक सवाल पूछना है, और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग भी यही सोच रहे होंगे। हाँ, बताइए। कागज पर या एक्सेल शीट में ये 60% बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग आज के समय में महानगरों में रह रहे हैं, जहां सिर्फ एक छोटे से घर का किराया ही 15 से 20 हजार रुपए है, वहां 30,000 में राशन, बिजली, बच्चों की फीस और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च चलाना व्यावहारिक रूप से कैसे संभव है? मतलब ये फॉर्मूला तो जमीनी हकीकत पे टूटता हुआ नजर आता है।
ये एक बहुत ही तीखा और ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब हमें वित्तीय सच्चाई से रूबरू कराता है। देखिए, गोल्डन फॉर्मूला कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट मतलब एक तरह का बैरियर। हाँ, मतलब जब किसी को लगता है कि 30,000 में महानगर का खर्च नहीं चल सकता, तो यहीं पर व्यक्ति को अपनी लाइफस्टाइल के कठोर निर्णय लेने होते हैं। क्या शहर के बीचों बीच रहना जरूरी है या सबर्ब्स यानी उपनगरों में जाकर किराया बचाया जा सकता है? और क्या हर वीकेंड बाहर खाना जरूरी है? बिल्कुल। ये फॉर्मूला ये बताने के लिए है कि अगर खर्चे 60% से ऊपर जा रहे हैं ना, तो व्यक्ति रेड जोन में जी रहा है। अच्छा, यानी ये फॉर्मूला एक अलार्म बेल की तरह काम करता है। एकदम सही। इसके बाद आता है 25% का हिस्सा, यानी 12,500 रुपए। ये हिस्सा बचत और निवेश के लिए है। ओके, तो 60 हो गया खर्च और 25 हो गया निवेश। हाँ, फिर 10% जो कि 5,000 रुपए होते हैं, उसे सेल्फ ग्रोथ और अपनी स्किल बढ़ाने के लिए रखना चाहिए। और अंत में 5% यानी 2,500 रुपए इमरजेंसी और फन या मनोरंजन के लिए है। फन के लिए 2,500 रुपए रखना मुझे बहुत मनोवैज्ञानिक लगता है, क्योंकि अगर इंसान सिर्फ रोबोट की तरह बचत करता रहे और वर्तमान जीवन का आनंद न लेना, तो बर्नआउट की स्थिति आ जाती है। हाँ, और फिर वो पूरी वित्तीय योजना ही बीच में छोड़ देता है। बिल्कुल। लेकिन एक और स्थिति पर विचार करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आय 50,000 नहीं बल्कि सिर्फ 40,000 रुपए है, तब क्या होगा? क्या ये गोल्डन फॉर्मूला वहां भी लागू होगा? देखिए, अनुपात थोड़े बदल सकते हैं, लेकिन मुख्य नियम वही रहता है। अगर आय 40,000 रुपए है ना, तो भी कम से कम 20% यानी 8,000 रुपए बचाने का लक्ष्य तो पत्थर की लकीर होना चाहिए। मतलब बचत को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। आय कम होने पर घर खर्च का प्रतिशत बढ़ सकता है, लेकिन पहले खुद को भुगतान करने की आदत से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो अब इस चर्चा के दूसरे पड़ाव पर आते हैं। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने खर्चों को अनुशासित कर लिया और 25% यानी 12,500 रुपए निवेश के लिए निकाल लिए। अब सवाल यह है कि इस पैसे का करना क्या है, क्योंकि अगर इसे सिर्फ एक सेविंग अकाउंट या गुल्लक में छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे कम ही हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मुद्रास्फीति यानी महंगाई एक अदृश्य दीमक की तरह है जो खाली बैठे पैसे की पावर को खा जाती है। यहीं पर स्मार्ट एलोकेशन की भूमिका शुरू होती है। तो इसे स्मार्ट तरीके से कैसे बांटें? जो 12,500 रुपए अलग किए गए हैं ना, उन्हें एक रणनीति के तहत काम पर लगाना होगा। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है इमरजेंसी फंड। हर महीने इसमें कम से कम 3,000 रुपए डालने चाहिए। इस इमरजेंसी फंड का पूरा मैकेनिज्म क्या है? मतलब क्या ये कोई निवेश है या कुछ और? नहीं, इमरजेंसी फंड कोई निवेश नहीं है जो आपको अमीर बनाएगा। ये दरअसल अमीर बनने के रास्ते का सुरक्षा कवच है। इसका लक्ष्य है कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर रकम जमा करना। ओके, 6 महीने का खर्च। हाँ, अगर 30,000 महीने का खर्च है तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए, यानी एफडी में या किसी ऐसे खाते में जहां से तुरंत निकाले जा सकें। मैं इसे इस तरह से देखता हूँ, मतलब एक उदाहरण दूं तो इमरजेंसी फंड बिल्कुल एक कार के बम्पर की तरह है। कार का बम्पर? हाँ, एक बम्पर कार को तेज चलने में या रेस जीतने में कोई मदद नहीं करता, लेकिन जब अचानक कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या नौकरी चली जाती है ना, तो असली इम्पैक्ट वो बम्पर खुद पर ले लेता है। बिल्कुल सही। अगर बम्पर नहीं होगा तो इम्पैक्ट सीधे इंजन पर आएगा, यानी बिना इमरजेंसी फंड के मुसीबत के समय लोगों को अपने भविष्य के लिए किए गए निवेश तोड़ने पड़ते हैं। हाँ, या फिर क्रेडिट कार्ड के ऊंचे ब्याज दर वाले कर्ज के जाल में फंसना पड़ता है। ये कार के बम्पर वाला उदाहरण एकदम सटीक है। ये फंड व्यक्ति को डर के साए में फैसले लेने से बचाता है। तो 12,500 में से 3,000 गए बम्पर में, यानी सुरक्षा कवच में। बिल्कुल। अब बचे 9,500 रुपए। इसमें से 6,000 रुपए हर महीने वेल्थ बिल्डर यानी म्यूचुअल फंड SIP में जाने चाहिए। यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा, या कहूँ कि एक आम आदमी का सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल पूछिए। बाजार में अक्सर बात होती है लाखों करोड़ों की। ऐसे में क्या सच में मात्र 6,000 रुपए महीने की SIP से कोई व्यक्ति कोई बड़ी वेल्थ बना सकता है?
ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब आज के समय में जहां एक साधारण सा घर भी 1 करोड़ रुपए का आता है, वहां 6,000 रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान लगते हैं। ये शंका बहुत स्वाभाविक है क्योंकि हमारा दिमाग लीनियर यानी सीधी रेखा में काम करता है, जबकि पैसा कंपाउंडिंग यानी घातांकीय रूप से बढ़ता है। इसे ऐसे समझें, इंसान कभी भी अपनी निवेश की गई रकम से अमीर नहीं बनता। तो फिर किससे बनता है? वो उस पर मिलने वाले समय और निरंतरता से अमीर बनता है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने 6,000 रुपए औसतन 10 से 12% रिटर्न देने वाले किसी इंडेक्स फंड में लगातार 10 साल तक लगाता है ना, तो वो रकम लगभग 12 से 15 लाख रुपए बन जाती है। 10 साल में 15 लाख। सुनने में ठीक है, लेकिन कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं लगता। असली चमत्कार इसके बाद शुरू होता है। देखिए, कंपाउंडिंग की शुरुआत हमेशा धीमी होती है। ये बर्फ के गोले को पहाड़ से नीचे लुढ़काने जैसा है। स्नोबॉल इफेक्ट। हाँ, शुरुआत में गोला छोटा होता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, लेकिन जब वो एक आकार ले लेता है ना, तो वो खुद ब खुद नई बर्फ समेटने लगता है। अगर उसी 6,000 की SIP को 20 साल तक चलाया जाए, तो वो 15 लाख से सीधा उछलकर 50 लाख रुपए के पार जा सकता है। बाप रे, सीधे 50 लाख। बिल्कुल, क्योंकि बाद के सालों में सिर्फ लगाए हुए पैसे पर रिटर्न नहीं मिल रहा होता, बल्कि रिटर्न पर भी रिटर्न मिल रहा होता है। लेकिन एक और व्यावहारिक समस्या यहाँ आती है, महंगाई। 20 साल बाद जो 50 लाख रुपए मिलेंगे, उनकी कीमत या कह लें परचेजिंग पावर आज के 50 लाख जैसी तो नहीं होगी। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। महंगाई बिल्कुल असर डालेगी, लेकिन यहीं पर इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स का विज्ञान काम आता है। इतिहास गवाह है कि इक्विटी निवेश ने लंबी अवधि में महंगाई दर को अच्छे खासे मार्जिन से मात दी है। हाँ। अच्छा, मतलब महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिलता है। हाँ, अगर महंगाई 6% है और रिटर्न 12% है, तो असल में 6% की वास्तविक वेल्थ बन रही है। और सबसे बड़ी बात, 20 साल में सैलरी भी तो बढ़ेगी ना, जिससे निवेश भी बढ़ाया जा सकता है। ये एक बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। तो अब हमारे पास 12,500 में से 3,000 इमरजेंसी फंड में चले गए, 6,000 SIP में चले गए। अब जो 3,500 रुपए बचते हैं, उनके पीछे की क्या रणनीति है? यह वो हिस्सा है जो पारंपरिक फाइनेंस की किताबों में अक्सर नहीं मिलता। यह 3,500 रुपए की रकम सेल्फ ग्रोथ या खुद की स्किल्स बढ़ाने पर निवेश करनी है। सेल्फ ग्रोथ पर? हाँ, और यह पारंपरिक निवेश से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो कदम है जो सीधे तौर पर पैसिव इनकम की नींव रखता है। इस सेल्फ ग्रोथ वाले हिस्से को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि लोगों को अक्सर लगता है कि पैसिव इनकम का मतलब है बस सोफे पर लेटे रहना और पैसे का अपने आप बैंक अकाउंट में आना। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हाँ, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मिथक है। ये 100% एक मिथक है। दुनिया में ऐसी कोई पैसिव इनकम नहीं है जिसके पीछे महीनों या सालों की एक्टिव और बिना पैसे की मेहनत ना छिपी हो। जब हम कहते हैं कि बिना बहुत ज्यादा पूंजी लगाए पैसिव इनकम शुरू करनी है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने समय और स्किल को लीवरेज करना होगा। तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं? इसके 3 प्रमुख विकल्प हैं। पहला है कंटेंट क्रिएशन। और ये आज के डिजिटल युग में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान को, चाहे वो खाना पकाना हो, एक्सेल शीट्स बनाना हो या कोई भाषा सिखाना हो, वो YouTube या Instagram पर साझा कर सकता है। लेकिन इसका मैकेनिज्म ये है कि शुरुआत के 6 से 12 महीने तक कोई रिटर्न नहीं मिलता। ऐसा क्यों है कि शुरुआती महीनों में कुछ नहीं मिलता? मतलब क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है? नहीं, ये किस्मत नहीं बल्कि एल्गोरिदम का विज्ञान है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम तुरंत किसी नए क्रिएटर पे भरोसा नहीं करता। उसे टेस्ट करता है। हाँ। उसे ये जांचने में समय लगता है कि क्या ये व्यक्ति लगातार कंटेंट दे सकता है, क्या ये सिर्फ एक शौक है या ये गंभीर है। ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग फेज होता है। और शायद इसी फेज में लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। लेकिन जो टिके रहते हैं ना, उनका पुराना कंटेंट भी बाद में उनके लिए पैसिव इनकम जनरेट करने लगता है। यहाँ मैं श्रोताओं को याद दिलाना चाहूंगा कि जब वे अपनी इन नई स्किल्स को सीख रहे हों या कंटेंट रिसर्च कर रहे हों या अपने खाली समय में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हों ना, तो वे बहुत ही सहजता से बैकग्राउंड में इस शो को प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल सुन सकते हैं। वेल्थ FM की ये चर्चाएं उनके विचारों को और स्पष्ट करेंगी। जैसा कि हमेशा कहते हैं, वेल्थ FM सुनिए, सीखिए, समृद्ध बनिए। तो कंटेंट क्रिएशन के अलावा दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा बेहतरीन विकल्प है स्किल आधारित फ्रीलांसिंग।
जिसे बाद में एक मिनी एजेंसी या पैसिव मॉडल में बदला जा सकता है। जो 3,500 रुपए हमने अलग किए थे ना, उनसे कोई बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है। लेकिन एक बात बताइए, फ्रीलांसिंग तो पूरी तरह से एक्टिव इनकम है। जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा, फिर इसे पैसिव इनकम कैसे कहा जा सकता है? शुरुआत में ये एक्टिव ही होती है। कोई भी व्यक्ति पहले खुद प्रोजेक्ट उठाता है और क्लाइंट्स को सर्व करता है। लेकिन इसका पैसिव मैकेनिज्म तब शुरू होता है जब आर्बिट्रेज और आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस आर्बिट्रेज के सिद्धांत को थोड़ा सरल भाषा में डिकोड करें। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए व्यक्ति के पास एडिटिंग के इतने प्रोजेक्ट्स आ गए कि वो खुद नहीं कर सकता। तब वो अपने काम को दूसरे जूनियर एडिटर्स को आउटसोर्स करता है। अच्छा, मतलब काम दूसरों से करवाना। का 4,000 रुपए उसका प्रॉफिट है और यही उसकी पैसिव इनकम है। उसने अपना समय नहीं दिया, उसने एक सिस्टम बनाया और दूसरों के समय को लीवरेज किया। ये तो एक बहुत ही शानदार मॉडल है। एक तरह से ये खुद का एक छोटा सा कॉर्पोरेट ढांचा तैयार करने जैसा है। बिल्कुल। और जो तीसरा विकल्प है, मुझे लगता है कि हर कोई डिजिटल दुनिया में तो सहज नहीं होता। तो क्या कोई ऐसा विकल्प है जो जमीनी स्तर पर काम करे? हाँ, तीसरा विकल्प है माइक्रो बिजनेस। जो लोग स्क्रीन से दूर कुछ करना चाहते हैं, वे लोकल स्तर पर किसी समस्या का समाधान दे सकते हैं। जैसे अपने ही मोहल्ले या सोसाइटी में टिफिन सर्विस, होममेड बेकरी या कोई कंसल्टिंग सर्विस। व्हाट्सएप के जरिए आज लोकल मार्केटिंग बहुत आसान और मुफ्त हो गई है। ये सब रणनीतियां कागज पर और सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगती हैं। एक आदर्श दुनिया में हर कोई ये सब कर सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी किसी स्प्रेडशीट की तरह काम नहीं करती। हाँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। इसमें भावनाएं होती हैं, थकान होती है और अनिश्चितताएं होती हैं। तो जब लोग इस रोडमैप पर चलना शुरू करते हैं, तो वे कौन सी जमीनी अड़चनें हैं जो उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं? सबसे बड़ी दीवार है बलिदान या कह लें सैक्रिफाइस देने की मानसिकता का अभाव। जब कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% हिस्सा सख्ती से बचा रहा होता है ना, तो इसका सीधा मतलब है कि उसे अपनी कुछ वर्तमान इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। हाँ, और ये सोशल मीडिया के दौर में तो और भी भयंकर हो जाता है। जब कोई हर दिन अपने फोन पर देखता है कि उसके दोस्त नई कार ले रहे हैं, हर वीकेंड महंगे कैफे में चेक इन कर रहे हैं या यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं, तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देता है। बिल्कुल। इससे लगने लगता है कि क्या मैं सिर्फ भविष्य के लिए ही जी रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। इंसान स्वाभाविक रूप से तुरंत परिणाम चाहने वाला प्राणी है। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए सबको। बिल्कुल। 1 या 2 महीने तो कोई भी मोटिवेट होकर एसआईपी कर लेता है या वीकेंड पर पैसिव इनकम के लिए काम कर लेता है। लेकिन जब बाजार क्रैश होता है और पोर्टफोलियो लाल रंग में दिखता है, या जब 6 महीने लगातार यूट्यूब पर वीडियो डालने के बाद भी कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता ना, तब भी अपने अनुशासित रूटीन पर टिके रहना ये दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। लेकिन जो इन मानसिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों की भट्टी से तपकर बाहर निकलता है, उसके लिए वित्तीय स्वतंत्रता के दरवाजे भी तो खुलते हैं। 100%। जो व्यक्ति ये सब कर लेता है, उसकी अपनी मुख्य सैलरी और अपने बॉस पर निर्भरता लगभग खत्म हो जाती है। उसके पास एक आजादी होती है। वो डर के माहौल में नौकरी नहीं करता। अब हम इस चर्चा के सबसे गेम चेंजर हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमने 50,000 की सैलरी के हिसाब से एक पूरा सिस्टम सेट कर लिया। लेकिन मान लीजिए 3 साल बाद उस व्यक्ति का प्रमोशन हो जाता है। उसकी सैलरी 50,000 से बढ़कर 70,000 रुपए हो जाती है। आमतौर पर इस बिंदु पर लोग क्या करते हैं और उन्हें असल में क्या करना चाहिए? यहीं पर इंसान सबसे बड़ी वित्तीय आत्महत्या करता है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जी। मतलब खर्चे बढ़ा लेना। हाँ, जैसे ही आय बढ़ती है, इंसान का दिमाग उसे यह विश्वास दिलाता है कि मैंने बहुत मेहनत की है, अब मैं कुछ लग्जरीज डिजर्व करता हूँ। जो इंसान 50,000 की सैलरी में 2 व्हीलर पर खुशी खुशी ऑफिस जा रहा था ना, 70,000 होते ही उसे कार की ईएमआई की जरूरत महसूस होने लगती है। वो अपना खर्च 30,000 से बढ़ाकर सीधा 50,000 कर लेता है। यानी आय तो 20,000 बढ़ गई, लेकिन बैंक बैलेंस और बचत का स्तर वहीं का वहीं अटका रह गया। तो फिर वेल्थ एफएम की ये गेम चेंजर स्ट्रैटेजी यहाँ कैसे लागू होगी? नियम बहुत ही निर्मम और स्पष्ट होना चाहिए। जब भी कोई बड़ा प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिले ना, तो शुरुआत के कुछ सालों तक अपने खर्चे 1 रुपए भी मत बढ़ाओ। 1 रुपए भी नहीं? बिल्कुल नहीं।
जो 20,000 रुपए की अतिरिक्त आय हुई है उसे 100% अपनी बचत और निवेश के ब्लॉक में डाल दो। अपनी लाइफस्टाइल को 50,000 वाली ही रहने दो। अगर कोई इतनी सख्ती से इस नियम का पालन करे तो इसके वास्तविक परिणाम क्या होंगे? मतलब क्या ये सच में इतना जादुई है? इसका गणित बहुत ही चौंकाने वाला है। अगर कोई व्यक्ति इस गेम चेंजर स्ट्रैटेजी के तहत अनुशासित होकर अपनी एसआईपी और निवेश को 10 से 12,000 रुपए महीने तक ले जाता है ना, तो सिर्फ 5 साल के अंदर वो 8 से 10 लाख रुपए का एक मजबूत कॉर्पस यानी एक बड़ा फंड तैयार कर सकता है। 8 से 10 लाख? सिर्फ 5 साल में? और ये तो सिर्फ सीधे निवेश की बात है। अगर हम उस 3,500 रुपए वाले स्किल निवेश को भी जोड़ लें, तो 5 साल में वो पैसिव इनकम का स्रोत भी तो एक पेड़ बन चुका होगा। बिल्कुल। उस स्किल से कम 5 से 10,000 रुपए महीने की नियमित पैसिव इनकम शुरू हो चुकी होगी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? वो पैसिव इनकम ही उस व्यक्ति की एसआईपी की किश्तें भरने लगेगी। अरे वाह, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया। मतलब पैसा अब खुद पैसे को खींच रहा है। एकदम सही। व्यक्ति को अपने एक्टिव समय को बेचकर एसआईपी नहीं भरनी पड़ रही है, बल्कि उसके द्वारा बनाया गया सिस्टम उसे वेल्थ बनाकर दे रहा है। और यही सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता है। आज की इस पूरी डीप डाइव को अगर हम स्रोत सामग्री के सबसे प्रभावशाली निष्कर्ष के साथ समेटना चाहें, तो वो एक बहुत ही गहरी पंक्ति है। वो विचार कुछ इस तरह है कि कमाई से नहीं, अपनी आदतों से इंसान अमीर बनता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इंसान का बैंक बैलेंस कभी भी सिर्फ उसकी आय का आकार नहीं दिखाता, बल्कि वो उसके बनाए हुए सिस्टम, उसके द्वारा लिए गए कठिन निर्णयों और उसकी रोजमर्रा की आदतों का सीधा प्रतिबिंब होता है। बिल्कुल। और इसी विचार को थोड़ा और आगे ले जाते हुए मैं सभी श्रोताओं के मन में एक अंतिम उत्तेजक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरा शांति से सोचिए, वर्तमान में ऐसी कौन सी अदृश्य रोजमर्रा की आदत है जो उस 25% बचत के लक्ष्य को दीमक की तरह चुपचाप खा रही है? क्या वो हर दिन ऑफिस के बाहर से पी जाने वाली महंगी कॉफी है? या क्या वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का वो सब्सक्रिप्शन है जिसका इस्तेमाल भी नहीं होता? हाँ, ये छोटे छोटे खर्चे बहुत बड़ा असर डालते हैं। या फिर वो थोड़ी सी थकान होने पर खाना पकाने के बजाय तुरंत ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का सुविधा टैक्स है? अगर उस छोटी सी महत्वहीन लगने वाली आदत को आज ही रोक दिया जाए ना, तो अगले 5 सालों की वित्तीय तस्वीर कितनी अलग हो सकती है। ये एक ऐसा आत्ममंथन है जो किसी भी व्यक्ति की वित्तीय दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल। और अंत में, यदि वेल्थ मैनेजमेंट, पैसिव इनकम या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कोई ऐसी विशिष्ट समस्या है जिसका समाधान आप लोग तलाश रहे हैं और चाहते हैं कि वेल्थ एफएम के किसी आगामी अंक में उस विषय पर इसी तरह की गहन चर्चा हो, तो अपनी समस्या या अपने सवाल बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हाँ, क्योंकि श्रोताओं के सवाल और प्रतिक्रियाएं ही ये तय करती हैं कि अगली चर्चा किस दिशा में जाएगी। तो आज की इस विशेष चर्चा में बस इतना ही। जुड़े रहिए वेल्थ एफएम के साथ। सुनिए, सीखिए, समृद्ध बनिए। Welcome, Free Well FM. सुनिए, सीखिए, समृद्ध बनिए।